नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल WTI पर, जहाँ हम आपके सपनों को सच करने के लिए रोजाना लाते हैं सबसे महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दों का गहन विश्लेषण। आज 30 जुलाई 2025 को हम द हिंदू की ताज़ा खबरों को तोड़ मरोड़ कर समझेंगे, चाहे वह नेशनल हेराल्ड केस की राजनीतिक हलचल हो या IMF का आर्थिक अनुमान, इसरो नासा का निसार मिशन या पर्यावरण और खेल में भारत की उपलब्धियां। और चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञानवर्धक सफर को। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपनी एग्जाम की राह को आसान बनाएं। आज की पहली न्यूज है नेशनल हेराल्ड केस। ईडी का सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप। ईडी ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ी कंपनी एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड AJL की 2000 करोड़ की संपत्तियों के कथित धोखाधड़ी से अधिग्रहण का आरोप लगाया। यह मामला 2012 में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत से शुरू हुआ था। ईडी का दावा है कि AJL की संपत्तियों को योंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड YIL के माध्यम से हस्तांतरित किया गया, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी है। साथ ही सोनिया गांधी ने इजरायल के गाजा अभियान को नरसंहार का और मोदी सरकार पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया, जिसे उन्होंने नैतिक कायरता करार दिया। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 के तहत कार्रवाई की और 751.9 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया। यह मामला कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गैर लाभकारी संगठनों के वित्तीय प्रबंधन और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। आरोप है कि AJL, जो नेशनल हेराल्ड अखबार चलाती थी, को YIL ने मात्र 50 लाख में अधिग्रहण कर लिया, जबकि AJL की संपत्तियां 2000 करोड़ की थी। यह कॉर्पोरेट कानून, कंपनीज एक्ट 2013 के उल्लंघन और वित्तीय अनियमितता का मामला है। मनी लॉन्ड्रिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ा है, क्योंकि यह भारत के वित्तीय पारदर्शिता और नियामक ढांचे जैसे सेबी, ईडी की मजबूती की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इस खबर में राजनीतिक आयाम क्या है? कांग्रेस ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया और केंद्र सरकार और जांच एजेंसियां ईडी, CBI की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है, क्योंकि यह स्वतंत्र संस्थाओं के दुरुपयोग और लोकतांत्रिक जवाबदेही के मुद्दों को उजागर करता है। सोनिया गांधी का गाजा पर बयान, नैतिक कायरता का आरोप, भारत की विदेश नीति में तटस्थता। नॉन अलाइन मूवमेंट बनाम नैतिक रूप के सवालों को उठाता है, क्योंकि यह भू राजनीतिक संवेदनशीलता और आंतरिक राजनीतिक के टकराव को दर्शाता है। यह मामला विपक्ष की रणनीति को भी दर्शाता है, जो सरकार को संवैधानिक मुद्दों को घेरने का प्रयास करता है, लेकिन इससे आंतरिक राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। जांच एजेंसियों का कथित दुरुपयोग। क्या ईडी का उपयोग विपक्ष को दबाने के लिए एक राजनीतिक हथियार के रूप में हो रहा है? यह निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों से जुड़ा है। सोनिया गांधी का नरसंहार बयान नैतिकता और राजनीतिक संवेदनशीलता के बीच संतुलन का सवाल उठाता है। क्या यह बयान भारत की तटस्थ विदेश नीति को प्रभावित कर सकता है? यह मानवीय संकट पर ध्यान खींचने का प्रयास कर सकता है। आज की सेकंड जो खबर है, IMF से रिलेटेड आर्थिक विकास अनुमान। IMF का क्या है उसके बारे में एनालाइज करते हैं। IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के आर्थिक विकास अनुमान को 2025-26 और 2026-27 के लिए 6.4% तक बढ़ाया, जो अप्रैल 2025 के अनुमान से क्रमशः 0.2% और 0.1% अधिक है। वैश्विक विकास दर 2025 के लिए 3% और 2026 के लिए 3.1% अनुमानित है। विस्तृत विश्लेषण करते हैं। आर्थिक आयाम, भारत का 6.4% विकास दर वैश्विक आयाम औसत 3 से 3.1% से दोगुना है, जो इसकी उभरती अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। यह प्रत्यक्ष विदेश निवेश, FDI, निर्यात, IT विनिर्माण और घरेलू खपत में सुधार का संकेत है। IMF का अपग्रेड भारत की नीतिगत स्थिरता, मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया PLI स्कीम और डिजिटल अर्थव्यवस्था UPI स्टार्टअप्स के विकास को दर्शाता है। एग्जाम्पल के लिए, भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम विश्व में तीसरा सबसे बड़ा है। चुनौतियां जैसे मुद्रास्फीति, खाद्य और ईंधन, बेरोजगारी, विशेष रूप से युवा, CMI के अनुसार 7 से 8% और क्षेत्रीय असमानता ग्रामीण बनाम शहरी बनी हुई। नीतिगत आयाम, इस वर्दी को बनाए रखने के लिए संरचनात्मक सुधार, श्रम कोड, GST 2.0, भूमि सुधार और समावेशी विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, MSME स्किल इंडिया पर ध्यान देना होगा। वैश्विक आर्थिक मंदी, भू राजनीति, स्कोपिंग तनाव, यूक्रेन रूस युद्ध और ऊर्जा संकट भारत के लिए जोखिम पैदा करते हैं। भारत को हरित ऊर्जा, सौर मिशन, हाइड्रोजन और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एकीकरण पर जोर देना होगा।
उच्च विकास दर के बावजूद आय असमानता और बेरोजगारी सामाजिक अस्थिरता का कारण बन सकती है। शिक्षा और स्वास्थ्य में नेप 2020 आयुष्मान भारत मानव पूंजी को बढ़ाएगा, जो दीर्घकालिक विकास के लिए आवश्यक है। निसार सैटेलाइट मिशन सिस्टम, इसरो नासा सहयोग। इसरो और नासा के संयुक्त मिशन निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट का काउंटडाउन 29 जुलाई 2025 को दोपहर 2:10 से शुरू हुआ। यह पृथ्वी अवलोकन मिशन जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा और पर्यावरण निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक आयाम, निसार सैटेलाइट सार तकनीक का उपयोग करता है, जो बादल और रात के समय में उच्च रेजोल्यूशन छवियां प्रदान करता है। यह भूकंप, बाढ़, ग्लेशियर पिघलने, वन क्षेत्रों की निगरानी में उपयोगी होगा। यह भारत की अंतरिक्ष तकनीकी में आत्मनिर्भरता और इसरो की वैश्विक साख को दर्शाता है। इसरो ने चंद्रयान, मंगलयान और अब निसार जैसे मिशनों से भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी बनाया है। मिशन से प्राप्त डेटा भारत के आपदा प्रबंधन तंत्र, एनडीएमए और जलवायु परिवर्तन नीतियों को मजबूत करेगा। यह मिशन भारत यूएसए के वैज्ञानिक सहयोग का प्रतीक है, जो क्वाड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के संदर्भ में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करता है। यह इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। डेटा शेयरिंग और गोपनीयता के मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और चुनौतियां पेश करते हैं। उदाहरण के लिए, क्या भारत और यूएसए डेटा के उपयोग और गोपनीयता पर सहमत होंगे? पर्यावरणीय और नीतिगत आयाम क्या है इस मिशन के? निसार जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन में योगदान देगा, जो भारत के नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी और एसडीजी 13 क्लाइमेट एक्शन के लिए प्रासंगिक है। अंतरिक्ष मिशन में भारी निवेश और तकनीकी हस्तांतरण के मुद्दे नीतिगत चर्चा का हिस्सा है। भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी इन स्पेस न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को बढ़ावा देना होगा। डेटा शेयरिंग में पारदर्शिता और गोपनीयता का संतुलन, GS4। क्या डेटा का उपयोग केवल वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए होगा? यह भू राजनीतिक हितों से प्रभावित होगा। एग्जाम में इससे संबंधित भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, वैज्ञानिक प्रगति, वैश्विक सहयोग या जलवायु परिवर्तन से निपटने में तकनीकी भूमिका पर निबंध पूछा जा सकता है। अंतरिक्ष मिशनों के सामाजिक आर्थिक लाभ भारत यूएसए के रणनीतिक महत्व भी पूछे जा सकते हैं। आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर है पहलगाम आतंकी हमला, पाकिस्तान आतंकवादियों का खात्मा। 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 3 पाकिस्तानी आतंकवादी, जो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी UHF वायरलेस सेट का उपयोग कर रहे थे, कश्मीर घाटी के दाची गांव में मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर का ही हिस्सा बताया जा रहा है। यह घटना सीमा पार आतंकवाद और जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा चुनौतियों को उजागर करती है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जैसे लेट एलईटी जैम भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रमुख खतरा है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य अभियानों से भारतीय सेना की तत्परता, खुफिया तंत्र और IB की मजबूती दिखती है। हालांकि UHF वायरलेस सेट का उपयोग आतंकवादियों की तकनीकी उन्नति को दर्शाता है, जो साइबर सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की चुनौतियों को बढ़ाता है। अनुच्छेद 370 हटने 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर में सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है स्थिति में, लेकिन आतंकवाद हमले और स्थानीय युवाओं का कट्टरपंथीकरण अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। भारत का साइबर सुरक्षा पॉलिसी 2013, खुफिया तंत्र, सीमा प्रबंधन में स्मार्ट फिनिशिंग, BSF को मजबूत करना होगा। ड्रोन और संचार तकनीकी पर निगरानी बढ़ाने की जरूरत है। जम्मू एंड कश्मीर में सामाजिक आर्थिक विकास, डी रेडिकलाइजेशन कार्यक्रमों को बढ़ावा देना जरूरी है। राजनीतिक और नैतिक आयाम, आतंकवाद और राजनीतिकरण जैसे विपक्ष के बयान लोकतांत्रिक शासन के लिए हानिकारक हो सकता है। आतंकवाद के खिलाफ कठोर नीति बना, मानवाधिकार का संतुलन एक नैतिक प्रश्न है। क्या सैन्य कार्रवाई और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाया जा सकता है? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका नई खबरों के साथ फिर मिलते हैं।